ओके, तो इस गहरे विश्लेषण को शुरू करने से पहले एक आम सी बात सोचते हैं। आम जिंदगी में अगर किसी से कहा जाए कि एक एकदम खड़ी बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ना है, तो दिमाग में सबसे पहले क्या छवि आती है? शायद एक बेहद मुश्किल चुनौती का ही ख्याल आएगा, जहां शून्य से नीचे का तापमान हड्डियां जमा देता है। सही बात है। और हवा इतनी ठंडी और तेज होती है कि लगता है जैसे त्वचा को चीरते हुए निकल रही है। उस ऊंचाई पर ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि एक एक सांस लेना किसी संघर्ष से कम नहीं होता। फेफड़े हवा के लिए तरसते हैं। बिल्कुल। और दिमाग पूरी तरह थक चुका होता है उस वक्त। हाँ, अब कल्पना कीजिए कि ऐसी ही एक भयंकर स्थिति में एक और जानलेवा चीज जोड़ दी जाए। एक और जानलेवा चीज? यानी आपका मतलब मौत का एक और सामना? मेरा मतलब है एक ऐसी पहाड़ी जहां ऊपर की तरफ से लगातार आग बरस रही हो, चोटियों से दुश्मन की गोलियों और तोपों की बौछार सीधे नीचे की ओर आती हो। ये कोई साहसिक खेल नहीं है और ना ही कोई काल्पनिक कहानी। हाँ, ये 1999 का कारगिल युद्ध है। एकदम सही। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम वेलिएंट इकोज द इमॉर्टल हीरोज ऑफ कारगिल नामक विषय वस्तु पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतिहास की घटनाओं को दोहराना नहीं है। तो मुख्य रूप से हम उन घटनाओं के पीछे के मनोविज्ञान पर ध्यान देंगे। हाँ, देखिए, हम उन भारतीय जवानों के असाधारण साहस और उनके सर्वोच्च बलिदान के पीछे के मनोविज्ञान और परिस्थितियों को गहराई से समझना चाहते हैं, ताकि उस जीत की भारी कीमत का सच में एहसास हो सके। यह बहुत जरूरी है। इस भयानकता को सच में महसूस करने के लिए 1999 की उस भौगोलिक और सैन्य स्थिति को पहले अपने जहन में उतारना होगा। कारगिल की बर्फीली चोटियों की बात कर रहे हैं ना आप? बिल्कुल, वो चोटियां जो करीब 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, वो अपने आप में एक मौत का कुआं है। दुश्मन एक बहुत ही मजबूत स्थिति में था, बिल्कुल चोटियों पर अपने पक्के ठिकाने बनाए हुए। यानी उनके पास ऊंचाई का सबसे बड़ा फायदा था। हाँ, और भारतीय सेना को आदेश था नीचे से ऊपर की ओर हमला करने का। सैन्य रणनीति की दुनिया में किसी खड़ी पहाड़ी पर नीचे से ऊपर की तरफ हमला करना वो सबसे खतरनाक होता है ना? सबसे खतरनाक, बल्कि लगभग असंभव स्थिति मानी जाती है। ये जो सैन्य रणनीति का बिंदु है, ये थोड़ा और समझने लायक है। जब हम नीचे से ऊपर हमला करने की बात करते हैं, तो ये इतना जानलेवा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि चढ़ते वक्त थकान होती है? देखिए, थकान तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली समस्या गुरुत्वाकर्षण और दृष्टिकोण की होती है। जब दुश्मन ऊपर बैठा होता है तो उसके पास नीचे आते हुए हर रास्ते पे पूरी नजर होती है। उन्हें तो छिपने के लिए मजबूत पत्थरों और बंकर्स का सहारा मिलता होगा। एकदम सही। वही दूसरी ओर जो सेना नीचे से ऊपर चढ़ रही होती है, उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होती। वो खुले मैदान में चलते हुए निशाने जैसा होते हैं। बाप रे, मतलब वो एकदम ओपन टारगेट है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण की वजह से अगर दुश्मन ऊपर से एक छोटा सा पत्थर या हथगोला भी नीचे लुढ़का दे तो वो सीधे हमला करने वालों के ऊपर आकर गिरेगा। बिल्कुल। साथ ही भारी हथियारों और सामान के साथ 70 या 80 डिग्री की खड़ी चढ़ाई चढ़ना, जहां ऑक्सीजन लगभग ना के बराबर हो, इंसानी शरीर को उसकी क्षमता की आखिरी हद तक तोड़ देता है। ऐसी स्थिति में तो ठीक से खड़े रहना भी अपने आप में एक चुनौती होती होगी। गोली चलाना तो दूर की बात है। सही कहा आपने। और वही बात ना सबसे ज्यादा हैरान करती है मुझे, जब किसी को पूरी तरह से पता हो कि उसका हर अगला कदम एक खुली मौत की तरफ जा रहा है, तो कोई इंसान आगे कैसे बढ़ता है? यही तो मनोविज्ञान का वो हिस्सा है जो आम इंसान की समझ से बाहर है। हाँ, यहाँ पर आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, खासकर जब हम उन व्यक्तियों को देखते हैं जिन्होंने उस डर के आगे मुस्कुराहट को चुना। वेलिएंट एकोस की सामग्री में ऐसी ही एक कहानी उभरकर सामने आती है। आप कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। उनका स्वभाव इतना जिंदा दिल था, अपने दोस्तों के साथ युद्ध के मैदान में भी मजाक करना, और सबसे बड़ी बात, उनकी आंखों में डर का एक छोटा सा कतरा भी ना होना। ये उनकी शख्सियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। युद्ध के उस भयानक माहौल में जाने से पहले उन्होंने अपने परिवार से जितने आत्मविश्वास से बातें की थी, उस वक्त तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो आखिरी यादें बन जाएंगी। देखिए, यहाँ जो बात विश्लेषण करने वाली है वो उनका मनोवैज्ञानिक संतुलन है। एक तरफ युद्ध की ऐसी विभीषिका है जहाँ हवा में हर तरफ गोलियां और बारूद की महक है, और दूसरी तरफ एक ऐसी बौद्धिक स्थिति जहाँ मौत का डर हावी नहीं हो पाता। कैप्टन बत्रा और उनके जैसे जवानों का वो आत्मविश्वास किसी खोखली बहादुरी या पागलपन का नतीजा नहीं था। तो फिर वो क्या था? कड़ी ट्रेनिंग का नतीजा। हाँ, वो उनकी कड़ी ट्रेनिंग, उनके देश प्रेम
और अपने साथियों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का परिणाम था। जब वो दुश्मन के बंकर्स की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तब उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। यानी डर तो था, पर उन्होंने उसको हावी नहीं होने दिया। एकदम सही बात बोली। सेना में सिखाया जाता है कि डर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन उस डर को अपने कर्तव्य के आगे झुका देना ही असली नेतृत्व है। और उस नेतृत्व का सबसे बड़ा उदाहरण तो तब मिला जब उन्होंने उस मुश्किल चोटी पर कब्जा किया। सैन्य शब्दावली में जिसे .4875 कहा जाता है। हाँ, .4875 आमतौर पर लोगों को लगता है कि ये कोई साधारण सा निशान होगा। सही कहा, परंतु असल में ये पहाड़ी की ऊंचाई को दर्शाता है जो समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट ऊपर थी। ऊपर पहुंचकर दुश्मन को खदेड़ने के बाद उनका वो ऐतिहासिक रेडियो संदेश आया, ये दिल मांगे मोर। हाँ, मुझे सच में इस बात पर बहुत हैरानी होती है। देखिए, ये तो उस समय के एक ठंडे पेय पदार्थ के आम विज्ञापन की धुन थी। पेप्सी का ऐड था वो उस वक्त का। हाँ, बताती हूँ, वो ललकार दुश्मन के मनोबल को तोड़ने और अपने जवानों में ऊर्जा भरने का एक बेहद सटीक तरीका थी। अच्छा, यानी इसका एक रणनीतिक मकसद भी था। जी हाँ, यह दिल मांगे मोर का उस स्थिति में एक बहुत गहरा अर्थ था। ये इस बात का प्रतीक था कि एक छोटी जीत लेना काफी नहीं है। जब तक पूरी तरह से दुश्मन को खदेड़ ना दिया जाए, तब तक रुकना नहीं है। और पहाड़ियों को पूरी तरह मुक्त कराना है। ती मांग रहा है। बाप रे, ये तो शुद्ध रूप से दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने का उदाहरण था। एकदम। और उनका ये जज्बा सिर्फ उनकी आवाज तक सीमित नहीं था, उनके आखिरी आचरण ने इस बात को सिद्ध भी कर दिया। वही तो सबसे दुखदाई और प्रेरक हिस्सा है। जब उस मिशन के दौरान उनका एक जूनियर साथी बुरी तरह से घायल हो गया था, तब स्थिति बेहद भयानक थी। ऐसे माहौल में जहां गोलियां पानी की तरह बरस रही हों, अपनी जान बचाना ही प्राकृतिक इंस्टिंक्ट होती है। लेकिन कैप्टन बत्रा ने खुद को सुरक्षित रखने के बजाय उस घायल साथी को बचाने के लिए आगे आने का फैसला किया। उन्होंने उस साथी को पीछे ढकेलते हुए कहा कि उसकी एक परिवार की जिम्मेदारी है। और उसी कोशिश में दुश्मन की गोलियों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। जब वो गिरे तो जैसे एक पल के लिए उस पहाड़ी पर सन्नाटा छा गया। ये घटना ना इस चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बताती है कि भारतीय सेना में नेतृत्व का असली मतलब क्या होता है। एक कमांडर के तौर पर वो आसानी से किसी और जवान को उस घायल साथी को लाने के लिए आदेश दे सकते थे। हाँ, अथॉरिटी तो उनके पास थी ही। पर सेना का ईथॉस, उनके असूल उन्हें ये सिखाते हैं कि लीडर हमेशा आगे होकर जोखिम उठाता है। युद्ध के मैदान में सेना किसी साधारण तर्क या तनख्वाह के लिए आगे नहीं बढ़ती। तो फिर किस लिए बढ़ती है? वो आगे बढ़ती है इज्जत के लिए और अपने लीडर पर उस अंधे विश्वास के लिए कि उनका कमांडर उनके लिए अपनी जान भी दे सकता है। कैप्टन बत्रा का ये फैसला उस अंधे विश्वास को हमेशा के लिए सच साबित कर गया। सही बात है। ये साफ होता है कि आगे बढ़कर नेतृत्व करने की ये कला और रुकने से इनकार कर देने का ये जज्बा किसी एक जवान या एक छोटी तक सीमित नहीं था। कारगिल की उन पहाड़ियों पर हर हिस्से में ऐसे ही वीर एक ही लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे, जिसे हम इस विश्लेषण में अंधेरे और बर्फ के बीच असीम साहस कह सकते हैं। बिल्कुल। जब हम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की कहानी पर नजर डालते हैं तो यही जज्बा एक नए रूप में सामने आता है। बटालिक सेक्टर में अंधेरे और बर्फीले तूफान के बीच जहां देखना तक लगभग नामुमकिन था, वो आगे बढ़ रहे थे। और वो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। कंधे और पैर में गोली लगने से उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था। इस विशिष्ट स्थिति के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दबाव को न थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी है। शून्य से नीचे के तापमान में जब शरीर से खून बहने लगता है तो स्थिति तेजी से हाइपोथर्मिया की ओर चली जाती है। इंसान का दिमाग और उसकी मांसपेशियां साथ छोड़ने लगती हैं। हथियार पकड़ने वाली उंगलियां सुन पड़ जाती हैं। बाप रे, तो फिर तो शरीर का एकमात्र संदेश यही होता होगा कि सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचा ली जाए। बिल्कुल, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सबसे ऊपर आ जाती है। तो फिर आखिर इस सब का मतलब क्या है? साधारण बुद्धिमत्ता और इंसानी फितरत तो यही कहती है ना कि जब एक ऑफिसर बुरी तरह घायल हो जाए और खून बह रहा हो तो उसे पीछे हट जाना चाहिए और मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ये एक स्वाभाविक सवाल है। ऐसे कौन से तत्व हैं जो उन्हें अपने खून से लथपथ होने के बाद भी रुकने से रोकते हैं? दिमाग उस वक्त अपनी रक्षा करने के संदेश को कैसे दबा देता है? ये इस पूरे रणनीतिक विश्लेषण का सबसे गहरा सवाल है।
इसे समझने के लिए हमें वापस उस भौगोलिक नुकसान की तरफ जाना होगा जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। वाला लीडर घायल हो जाए तो अगर वो लीडर उस हालत में पीछे हटने का निर्णय ले, जो कि मेडिकल लिहाज से पूरी तरह सही होगा। हाँ, चिकित्सक दृष्टि से पूरी तरह सही होगा, पर उसका बाकी बटालियन पर क्या असर होगा? बाकी सेना जो पहले ही मौत के रास्ते पर चल रही है, उनका मनोबल तुरंत टूट जाएगा। ओह, यानी उनका जज्बा कमजोर पड़ जाएगा। सही बात। और अगर एक बार उस खुली ढलान पर हमला रुक गया तो दुश्मन आसानी से सबको ऊपर से मार गिराएगा। उस खुले मैदान में रुकने का मतलब मौत था। तो इसका मतलब आगे चलने वाले कमांडर को ये पता होता है कि उसका खुद पीछे हटना पूरे मिशन और उसके बाकी साथियों के लिए विनाशकारी साबित होगा। 100% विनाशकारी। यानी उनका लगातार आगे बढ़ना कोई जिद नहीं थी, बल्कि बाकी सेना को जिंदा रखने और जोश में रखने का एकमात्र तरीका था। एकदम सही समझे आप। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे और टाइगर हिल पर लड़ने वाले कैप्टन अनुज नायर जैसे अधिकारियों ने इसी जिम्मेदारी को निभाया। टाइगर हिल की कहानी भी बहुत प्रेरक है। हाँ, टाइगर हिल का उदाहरण ले लीजिए, जो कारगिल की सबसे खड़ी और रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण चोटियों में से एक थी। कैप्टन अनुज नायर ने ऊपर से बरसती मौत के बीच घायल होने के बावजूद अपने जवानों का नेतृत्व करना नहीं छोड़ा। और उन्होंने एक के बाद एक दुश्मन के कई बंकर तबाह किए। बिल्कुल, उनका लगातार बढ़ना एक क्लियर मैसेज था उनकी टीम को कि जब मैं तुम्हारा कमांडर अपना खून बहने के बावजूद नहीं रुक रहा, तो तुम भी नहीं रुकोगे। क्या बात है। उन्होंने अपनी जिंदगी से बड़ी अहमियत उस मिशन को दी और उस तिरंगे को दी जो चोटी पर फहराना था। हाँ, और ये सच में इंसानी सोच के उन पहलुओं को खोल देता है जिन्हें आमतौर पर हम समझ नहीं पाते। लेकिन इन पहाड़ों पर इस असाधारण शौर्य और जीत के बाद ये कहानी हमें उस दिशा में ले जाती है जहां इस बलिदान का सबसे लंबा, सबसे भारी और शायद सबसे दर्दनाक असर पड़ा। आप उन शहीदों के घर और उनके परिवारों की बात कर रहे हैं। जी हाँ, युद्ध खत्म हो गया, भारत ने जीत हासिल की, कारगिल की चोटियों पर दोबारा तिरंगा फहराया गया और देश में जश्न का माहौल था। लेकिन इस जीत की कीमत किसी ने तो चुकाई थी। सही बात है। इस जीत की कीमत उन परिवारों ने चुकाई जो उन बेटों का इंतजार कर रहे थे, जो अब कभी आंगन में लौट कर आने वाले नहीं थे। युद्ध कभी सिर्फ सीमा पर अकेले योद्धा नहीं लड़ते, उनके परिवार हर पल, हर दिन अपने भीतर एक अलग ही लड़ाई लड़ते हैं। बिल्कुल। देश की जीत का जश्न एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन परिवार का दुख उनकी पूरी जिंदगी का साथी बन जाता है। इन बातों को विश्लेषित करते हुए एक बेहद भावुक परंतु सटीक तुलना ध्यान में आती है। सोचिए, युद्ध के मैदान में क्या स्थिति होती है? तोपों के गोला बारूद का शोर, लगातार चलने वाली मशीन गन की आवाज, एक ऐसी आवाज जो कानों को बहरा कर दे। हाँ, लेकिन जब युद्ध खत्म होता है और देश अपने किसी जवान को खोता है, तो मैदान का वो कान फाड़ने वाला शोर अचानक से एक माँ की उस लंबी खामोशी में बदल जाता है। जब उसके घर उसके बेटे के शहीद होने का संदेश और तिरंगे में लिपटा हुआ संदूक आता है, मैदान का वो शोर और घर का ये सन्नाटा, ये शोर और सन्नाटे का अंतर ही असल में किसी भी युद्ध की असली कीमत है। ये सच में बहुत गहरी बात है। वेलाइन टेकोस की सामग्री इस और भी ध्यान आकर्षित करती है कि कैसे उन माँओं का जीवन दरवाजे की तरफ टकते हुए बीतने लगता है और पिताओं का जीवन देश पर गर्व होने के सामने अपने आंसुओं को छिपाने में गुजर जाता है। और इससे भी ज्यादा दिल तोड़ने वाली छवि उन नन्हे बच्चों की होती है जो इतने छोटे थे कि समझ ही नहीं सकते थे कि आखिर उनके आदर्श पिता घर क्यों नहीं आए। सही बात है। ये एक बहुत ही मार्मिक छवि है और ये हम सबके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। आम नागरिकों के सोते हुए चैन की नींद की आखिर क्या कीमत चुकाई गई है? हम अक्सर इसे बहुत साधारण मान लेते हैं ना। बिल्कुल, हम अक्सर अपने नागरिक जीवन की शांति को और सुरक्षा को ग्रांटेड ले लेते हैं। रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते हुए हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि हमारी इस आम, शांत और सुरक्षित जिंदगी की बुनियाद में सीमा पर खड़े किसी व्यक्ति का सर्वोच्च बलिदान और उसके परिवार का असीम आंसुओं का समुद्र छिपा है। ये जीत सिर्फ उन पहाड़ियों या बर्फीली चोटियों की जीत नहीं थी, ये जीत थी एक नागरिक कर्तव्य के आगे सब कुछ न्योछावर कर देने की। और इसलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि इन वीरों की अमर कहानियां, इनका आदर किसी एक खास दिन तक सीमित ना रहे, जैसे हम कारगिल विजय दिवस पर करते हैं। उन्हें सिर्फ यूनिफॉर्म पहने सैनिक के रूप में नहीं, बल्कि देश के बेटों के रूप में याद किया जाना चाहिए। सही कहा आपने।
इन कहानियों को इतिहास के पन्नों में अमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हालांकि वो जवान घर नहीं आए, लेकिन उनका साहस और उनकी विरासत हमेशा के लिए इस मिट्टी में जिंदा हो गईं, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये भूल ना जाएं कि जिस शांति को वो आज जी रहे हैं वो उन वीरों के खून से सींची गई थी। देखिए, इस गहरे विश्लेषण को संक्षेप में समेटने से पहले और उस अंत तक ले जाते हुए हमें एक नए और गहरे विचार पर चिंतन करना चाहिए जो इस सारी चर्चा को एक नए आयाम से जोड़ता है। वो नया विचार क्या है? हमने इन जवानों की कहानियों को सुना। अगर हम विश्लेषण करें कि विरासत या धरोहर का आम तौर पर हमारे समाज में क्या मतलब होता है। आम जीवन में हम सोचते हैं कि पूरी जिंदगी काम करने के बाद बुढ़ापे में जाकर लगभग 60 या 70 साल की उम्र में जाकर ही कोई इंसान समाज में अपनी एक लेगेसी या धरोहर छोड़ता है। बिल्कुल वही। लेकिन जिन वीरों ने कारगिल की उन बर्फीली चोटियों पर बलिदान दिया, उनमें से ज्यादातर की उम्र कितनी थी? मुझे लगता है ज्यादातर 20 से 25 साल के आसपास थे। हाँ, सिर्फ 20 से 25 साल के बीच। कैप्टन विक्रम बत्रा सिर्फ 24 साल के थे, मनोज कुमार पांडे भी 24 साल के थे, और कैप्टन अनुज नैयर वो सिर्फ 23 साल के थे। 23 और 24 साल, बाप रे! ये उम्र का अंकड़ा वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। सही। आम जीवन में एक 20 या 22 साल का युवा सिर्फ इस उलझन में होता है कि उसे आगे अपना पेशा क्या चुनना है, उसके भविष्य का रास्ता कैसा होगा, या उमंग दोस्तों के साथ कहाँ समय बिताना है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दबाव उनका परीक्षा का परिणाम या छोटी मोटी आर्थिक समस्याएं होती हैं। हाँ, और इसी चीज का अंतर सबसे बड़ा सबक है। इन नौजवानों ने इन्हीं चंद सालों की जिंदगी में और कारगिल के पहाड़ों पर उन चंद घंटों के युद्ध में अपना और इस पूरे देश का ऐतिहासिक वजूद तय कर दिया। उन्होंने इतनी कम उम्र में वो विरासत और धरोहर खड़ी कर दी जो साधारण लोग पूरे 8 दशक के जीवन में भी शायद नहीं कर पाते। क्या बात है! उन्होंने अपने देश की सीमाओं का निर्धारण सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि अपने खून से किया। ये एक ऐसा सत्य है, एक ऐसी विचारधारा है जिस पर समाज के हर आम नागरिक को गहराई से चिंतन करना चाहिए। एक तरफ छोटी सी उम्र के युवा अपने भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे युवा थे जिन्होंने अपना भविष्य ही पूरे देश को दे दिया। ये सच में अंदर तक झकझोर देने वाला विचार है। जब किसी को अपने घर की सुरक्षित दीवारों के बीच बैठकर अपनी आम जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों की शिकायत करने का मन करे तो उन्हें एक बार रुककर अवश्य सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। क्या हम अपनी इस सुरक्षित और आम जिंदगी में अपने अच्छे कर्मों और जिम्मेदारियों से ऐसे उन लोगों का कर्ज चुका पा रहे हैं जिन्होंने अपने आने वाले कल को हमारे आज के लिए हमेशा के लिए कुर्बान कर दिया? वो बर्फीले पहाड़ जहां हवा त्वचा को चीर रही थी और सांस लेना तक असंभव था, वहां आज शांति छाई हुई है। पर उस शांति की बुनियाद उन 20-22 साल के नौजवानों के साहस और बलिदान पर रखी गई थी। सही बात है। उस चोटी पर जो तिरंगा आज पूरी शान से फहरा रहा है, उसको फहराने के लिए न जाने कितने अनकहे आखिरी संदेश उन पहाड़ियों में हमेशा के लिए गूंज कर रह गए। वैलिएंट एकोज, वो बहादुरी की अमर आवाजें जो शायद आज भी उन खामोश और बर्फीली पहाड़ों में सुनाई देती हैं, हमसे बस यही एक खामोश सवाल कर रही हैं। इस गहरे विचार पर हम सभी को चिंतन करना चाहिए। तो इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस यथार्थ को समझने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।